हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दिल्लीवार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं। और भारत के इतिहास में अभी क्या पढ़ रहे थे? प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें महाजनपद काल हम पिछली क्लास में स्टार्ट किए थे। महाजनपद काल के बारे में क्या क्या देखे हैं, कौन कौन से महाजनपद थे ये हमने देखा है। और यह भी देखा है क्या कि इन महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे शक्तिशाली कौन सा है? मगध महाजनपद था। ठीक है, इसी कारण मगध साम्राज्य को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस मगध साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन से वंश ने या कौन कौन से शासकों ने शासन किया है ये हमको पढ़ना है। ठीक है, फिर वहां पर देखें बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ठीक है, इसके बारे में अपन देखे थे कि ये वंश है और इनके साथ कौन कौन से शासक है जिन्होंने इस वंश की स्थापना की है ये भी अपन देख चुके हैं। इसके अलावा शुंग, कण्व और सातवाहन ये कब आएंगे? मौर्योत्तर काल में आएंगे, लेकिन ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है, इसलिए शुंग, कण्व और सातवाहनी पढ़ना है। और इनके भी संस्थापकों के बारे में मैं पिछली क्लास में बताया हूं। तो आज बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला वंश कौन सा है? हर्यक वंश। अच्छा, जो पहला वंश कौन सा? बृहद्रथ वंश। उसके बारे में अपन देख चुके हैं, बहुत छोटा सा था और केवल उतना ही पढ़ना है बृहद्रथ वंश के बारे में। ठीक है, लेकिन आज स्टार्ट करने वाले क्या? एक नया वंश हर्यक वंश अपन स्टार्ट करने वाले हैं। जब इसके बारे में बताया हूं मैं तब बोला हूं क्या? हर्यक वंश को हम लोग क्या बोलते हैं? पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पितृहंता वंश भी कहते हैं। हर्यक वंश को हम लोग क्या बोलते हैं? पितृहंता वंश भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये कुछ देर बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। किसने की थी? बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, हर्यक वंश का टाइम पीरियड क्या है? 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक। 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक क्या रहा है? हर्यक वंश का शासन काल रहा है मगध पर। ठीक है, 544 ईसा पूर्व से। अब बिंबिसार का टाइम पीरियड क्या है? 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व। ठीक है, ये बिंबिसार का है, ये बिंबिसार का शासन काल है, जबकि ये क्या है? पूरे हर्यक वंश का टाइम पीरियड है। ठीक है, लेकिन बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक शासन पर कब्जा जमा के रखा है। ठीक है, पिछली क्लास में जब पढ़ा था बृहद्रथ वंश के बारे में तब संस्थापक कौन थे बृहद्रथ वंश के? बृहद्रथ खुद क्या थे? बृहद्रथ वंश संस्थापक थे। लेकिन वहां पर मैं एक नोट टाइप पे लिख रहा हूं क्या कि बृहद्रथ के एक पूर्वज है, नाम क्या है उनका? वसु। और उन्होंने ही वसुवती या गिरिव्रज की स्थापना की थी। वसुवती या गिरिव्रज की स्थापना की थी। और आरंभिक रूप से गिरिव्रज क्या है? मगध की राजधानी थी। आरंभिक रूप से गिरिव्रज क्या था? मगध की राजधानी था। लेकिन जैसे ही बिंबिसार शासक बने हैं या इन्होंने मगध की गद्दी संभाली है, इन्होंने क्या कर दिया है? राजधानी गिरिव्रज से राजगृह स्थानांतरित की है। ठीक है, राजधानी गिरिव्रज से राजगृह स्थानांतरित की है। किसने? बिंबिसार जी ने, जो कि क्या है? हर्यक वंश के संस्थापक। इन्होंने राजधानी गिरिव्रज से राजगृह स्थानांतरित की है। ध्यान देना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, जो बिंबिसार है वह बौद्ध धर्म के अनुयायी है। कौन से धर्म के? बौद्ध धर्म के अनुयायी है। जो बिंबिसार है बौद्ध धर्म के अनुयायी है, लेकिन जैन साहित्यों में भी इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, अब ये कहीं नहीं बोला गया है कि जैन धर्म के अनुयायी है। क्लियर है कि ये कौन से धर्म के हैं? बौद्ध धर्म के अनुयायी है। लेकिन जैन साहित्यों में क्या बोला गया है? श्रोणिक कहा गया है। जैन साहित्यों में बिंबिसार को क्या बोला गया है? श्रोणिक कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कौन से धर्म के नहीं है? बौद्ध धर्म के। लेकिन जैन साहित्य में क्या बोला गया? इन्हें श्रोणिक कहा गया है। क्या बोला गया है? श्रोणिक। ठीक है, अब जब शासक बन गए हैं तब ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे थे। बिंबिसार है, जब कोई भी शासक रहेगा वो अपने साम्राज्य का विस्तार चाहेगा, बड़ा सी बात है। इसीलिए बिंबिसार जी ने मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा दिया। मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा दिया किसने? बिंबिसार ने। और इसी मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या किया है? वैवाहिक संबंध स्थापित किया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। देखते हैं कौन कौन सी उनकी महत्वपूर्ण पत्नियां हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन कौन सी उनकी महत्वपूर्ण पत्नियां हैं? पहला कौन है? महाकोसला। पहला कौन है? महाकोसला दी। महाकोसला दी, या फिर इन्हीं का नाम क्या है? कोसला देवी। इन्हीं का नाम क्या है? कोसला देवी। ये कौन है? कौशल राज्य की पुत्री। हमने पढ़ा ना, कौशल महाजनपद भी है। इस समय महाजनपद काल में कौशल भी एक महाजनपद है, और उस कौशल महाजनपद के राजा का नाम क्या है? कौशल राज। और उन्हीं कौशल राज की पुत्री कौन है? ये महाकोसला है, या फिर इन्हीं का नाम क्या है? कोसला देवी।
ठीक है, ध्यान देना, कोसला देवी एवं प्रसेनजीत नाम के व्यक्ति क्या है, भाई बहन है। जो महाकोसला देवी है वो कौन है, प्रसेनजीत की बहन है। इनका नाम कुछ देर बाद फिर से आएगा, इसी कारण आपको ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, पहली पत्नी कौन है, महाकोसला। इनका एक नाम और क्या है, कोसला देवी है, जो कौन है, कोसल राज की पुत्री है एवं प्रसेनजीत की बहन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, मतलब क्या है, अब कोसल महाजनपद के साथ इस बिंबिसार के क्या है, मधुर संबंध स्थापित हो गए हैं। ठीक है, वैवाहिक संबंध मतलब अब मधुर संबंध स्थापित हो गया। अगली पत्नी कौन है, चिल्लना। नाम क्या है, चिल्लना, जो कौन कहां की है, वैशाली की है। वैशाली के लिच्छवी कुल की राजकुमारी। अगली पत्नी कौन है, चिल्लना, जो वैशाली के लिच्छवी कुल की राजकुमारी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, लिच्छवी कुल की राजकुमारी कौन है, चिल्लना। इससे बिंबिसार ने विवाह किया और इन दोनों से एक पुत्र की प्राप्ति होगी। उस पुत्र का नाम क्या है, अजात शत्रु। नाम क्या है, अजात शत्रु। अजात शत्रु बिंबिसार एवं चिल्लना का पुत्र। चिल्लना कौन है, यह वैशाली के लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी। ठीक है, और इनसे ही पुत्र हुआ कौन, अजात शत्रु, जो कि क्या बनेगा, अगला शासक बनेगा, जो कि बिंबिसार के पश्चात हर्यक वंश का अगला शासक बने कौन, अजात शत्रु। एक अन्य महत्वपूर्ण पत्नी कौन है, क्षेमा। कौन है, क्षेमा, जो पंजाब के मद्र कुल की थी। कौन से, पंजाब के मद्र कुल की थी राजकुमारी। नाम क्या है उनका, क्षेमा। अब ऐसा नहीं केवल वैवाहिक संबंध के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। ठीक है, कुछ युद्ध में इन्होंने लड़ा है, कुछ युद्ध के द्वारा भी क्षेत्रों पर इन्होंने विजय प्राप्त की है। ठीक है, इन्हीं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सा देश, अंग देश। कौन सा देश है, अंग देश। इन्होंने अंग देश पर विजय प्राप्त की है और अंग देश पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अजात शत्रु को वहां क्या बनाया है, शासक बनाया है। ठीक है, कहां पर, अंग देश पर विजय प्राप्त की है और उसके पश्चात अपने पुत्र अजात शत्रु को वहां का शासक बनाया है। ठीक है, अजात शत्रु को क्या बनाया है, शासक बनाया, फिर शासन उसको ट्रांसफर किया, शासन उसको दिया है। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण शासक है, कौन से, चंड प्रद्युत। ठीक है, ये कौन है, अवंती के शासक हैं। ये कौन है, अवंती के शासक है। नाम क्या है इनका, चंड प्रद्योत। अब इनके और बिंबिसार के मध्य बार बार युद्ध होते हैं, बार बार युद्ध हो रहा है। चंड प्रद्योत जो कि अवंती के शासक हैं और मगध के शासक बिंबिसार के मध्य, लेकिन बहुत बार युद्ध होने के पश्चात अंततः क्या हो गई है, इन दोनों के मध्य, चंड प्रद्योत एवं बिंबिसार के मध्य क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संधि। अनेक बार युद्ध होगा लेकिन अंततः क्या हो गई है, संधि हो गई है। और बाद में बिंबिसार के राजवैद्य, क्या बोल रहा हूं मैं, बिंबिसार के राजवैद्य जीवक ने, बिंबिसार के राज्य वैद्य जीवक ने इस चंड प्रद्योत को पीलिया से मुक्त किया था। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, बिंबिसार के राजवैद्य, नाम क्या है, जीवक ने चंड प्रद्योत जो कि अवंती के शासक हैं उन्हें पीलिया से मुक्त किया था, जॉन्डिस फ्री किया था। ठीक है, पीलिया से मुक्त किया है। किसने किया है, राजवैद्य जीवक ने। किसके राजवैद्य हैं ये, बिंबिसार के राज्य वैद्य हैं और इन्होंने चंड प्रद्योत को पीलिया से मुक्त किया था। ठीक है, ध्यान देना, 544 में क्या बना है, ये 544 ईसा पूर्व में शासक बने हैं और 492 ईसा पूर्व आ चुका है, मतलब 50 साल से ऊपर हो गया है, तब भी ये शासक ही हैं, अभी भी गद्दी नहीं छोड़े हैं, गद्दी नहीं छोड़े हैं। तब इनका जो पुत्र है कौन, अजात शत्रु, ये परेशान हो गया है। ठीक है, कि मुझे राजा बनने का अवसर मिल ही नहीं रहा है। इसी कारण अजात शत्रु ने अब अपने पिता की हत्या कर दी। अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी है। ठीक है, इसीलिए अब कौन बनेगा, अजात शत्रु अगला शासक बनेगा। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, पितृहंता वंश कहते हैं, क्योंकि पहली बार अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की है, इसी अपने पिता की हत्या की, इसी क्या बोला गया है, पितृहंता वंश बोले हैं। ठीक है, जब बहुत टाइम पीरियड निकल चुका है और फिर भी बिंबिसार अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है, तब क्या किया है, अजात शत्रु ने उनकी हत्या कर दिया और अब जो गद्दी है वह अजात शत्रु के हाथों में आ गई है। ठीक है, उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी है और गद्दी पर कब्जा कर लिया। देखते हैं अब अजात शत्रु के बारे में। ठीक है, देखते हैं अपना
अजात शत्रु के बारे में। कौन थे ये? बिंबिसार के पुत्र थे और पिता की हत्या करके अजात शत्रु ने अब मगध की गद्दी अपने हाथ में ले लिया है। टाइम पीरियड क्या है इनका? 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक अजात शत्रु ने मगध पर शासन किया। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कौन सा? अजात शत्रु। पहला पॉइंट यही आएगा कि पिता की हत्या करके इन्होंने मगध की गद्दी प्राप्त की है। ठीक है, कैसे किया है? पिता बिंबिसार की हत्या करके इन्होंने मगध की गद्दी प्राप्त की है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि अजात शत्रु ने बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों को संरक्षण दिया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, पॉइंट है कि अजात शत्रु ने बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों को ही संरक्षण दिया है। ठीक है, इसको मार्क कीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछ चुका है कि इनमें से किस शासक ने जैन एवं बौद्ध दोनों धर्म को संरक्षण दिया था? ठीक, कौन है? अजात शत्रु है। ठीक है, जब ये शासन कर रहे हैं तब इनके शासन काल के मतलब अजात शत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष में, कौन से वर्ष में? 8वें वर्ष में गौतम बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई है। क्या बोल रहा हूं मैं? जब अजात शत्रु का शासन काल चल रहा तब उनके शासन काल के 8वें वर्ष में गौतम बुद्ध जी को क्या मिला है? महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं, ये सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसी कारण यहां पे इंक्लूड किया हूं। ठीक है, इनके शासन काल के 8वें वर्ष में गौतम बुद्ध जी को क्या मिला है? महापरिनिर्वाण मिला है। अब देखते हैं इनके युद्धों के बारे में। ठीक है, पिछली कुछ देर पहले अपन क्या पढ़े हैं? बिंबिसार के विवाह पढ़े। क्या पढ़े? मैत्रीपूर्ण संबंध पढ़े हैं। और उस मैत्रीपूर्ण संबंध में मैं बताऊं क्या कि उन्होंने विवाह किया है। पहला विवाह किनसे किया था? कोसला देवी, महाकोसला, फिर उन्हीं का नाम क्या था? कोसला देवी से विवाह किया था, जो कि कौशल राज की पुत्री थी एवं प्रसेनजीत की बहन थी। ये अपन पढ़े ना। ठीक है, जब अजात शत्रु शासक बना है, ठीक है, तब उसने अपने पिता की पत्नी, ठीक है, अपने पिता की पत्नी कौन है? कोसला देवी है, उनके गृह राज्य यानी कि कौशल राज्य पर आक्रमण किया है। मतलब किसी को माफ नहीं कर रहे हैं। हालांकि उनके पिता का वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ है, इसी कारण पिता ने तो आक्रमण नहीं किया, लेकिन जब पुत्र शासक बन गया, अजातशत्रु शासक बन गया है, तब पिता के द्वारा जो मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए गए थे उनको दरकिनार करते हुए अजातशत्रु ने अभी कौशल राज्य पर आक्रमण कर दिया है। कहां पर आक्रमण किया है? कौशल राज्य पर। और वहां पर इसमें प्रसेनजीत नाम के व्यक्ति शासन कर रहे हैं। ठीक है, बताओ ना मैं, प्रसेनजीत कौन थे? कोसला देवी के भाई थे। प्रसेनजीत कौन थे? कोसला देवी के भाई थे। और ये क्या है? अभी वहां पर शासक है। जब अजातशत्रु एवं प्रसेनजीत के मध्य युद्ध हुआ तब जीत कौन रहा है? अजातशत्रु। कौन जीत रहे हैं? अजातशत्रु जीत गए हैं। और यह देखते हुए अब प्रसेनजीत ने संधि कर लिया। कर ली है? संधि कर ली है। और संधि के अनुसार उन्होंने अपनी पुत्री वज्जीरा का विवाह किससे किया है? अजातशत्रु से किया है। क्लियर है पॉइंट? प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वज्जीरा का विवाह किससे किया है? अजातशत्रु से किया, क्योंकि यह इस युद्ध में क्या हुए थे? हार गए थे। प्रसेनजीत इस युद्ध में हार गए, इसी कारण उन्होंने अपनी पुत्री वज्जीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। मतलब क्या हो गया? अब कौशल से वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो गया है। अब दोनों भाई नहीं लड़ेंगे, भाई नहीं बने हैं, अब दोनों लड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब कौशल और मगध आपस में लड़ेंगे नहीं, क्योंकि अजातशत्रु और इनके मध्य क्या हो गया है? वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। ठीक है, फिर हम लोग देखें क्या, बिंबिसार की एक और पत्नी थी। कौन सी? चेलना। कौन थी? चेलना, जो कि कौन थी? वैशाली के लिच्छवी कुल की राजकुमारी, जो वैशाली के लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी। और उनसे ही पुत्र हुआ है कौन? अजातशत्रु। उनसे ही एक पुत्र हुआ था, नाम क्या था? अजातशत्रु। यानी अपने खुद के मामा के राज्य को भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, जो खुद के सगे मामा हैं उनके राज्य को भी नहीं छोड़ा किसने? अजातशत्रु ने। उन पर भी आक्रमण करेंगे। इस समय वैशाली में इनका शासन है चेतक नाम के व्यक्ति का शासन है, जो कि चेलना के भाई हैं, जो कि चेलना यानी कि अजातशत्रु की जो मां है उनके भाई है। मतलब अजातशत्रु ने अपने मामा चेतक के अगेंस्ट में किया है? अभियान किया है, वैशाली अगेंस्ट अभियान किया है। और यह युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अजातशत्रु ने इस युद्ध में दो नवीन तरह के हथियार इस्तेमाल किए। कौन कौन से? रथ मूसल एवं महाशिला कंटक। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अजातशत्रु ने कौन से युद्ध में या किसके अगेंस्ट में
रथ मूसल एवं महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। तो वैशाली नरेश चेतक के अगेंस्ट उन्होंने रथ मूसल एवं महाशिला कंटक नाम के नवीन अस्त्रों का प्रयोग किया था। ठीक है, जब भी मैं नाम सुनता हूं ना मैं रथ मूसल, तो मेरे को बाहुबली जो भल्लाल जो रथ है ना वही याद आता है। ठीक है, पता नहीं क्यों, लेकिन वही याद आता है कि रथ मूसल बोलने से और महाशिला कंटक बोलने से जो कांटा काटने से गदा रहता है ना, गदा से मारता है वो। ठीक है, वही याद आता है। ठीक है, आप लोग भी ऐसे याद रखना। ठीक है, रथ मूसल और महाशिला कंटक मतलब वही बाहुबली का सॉरी भल्लाल देव का हथियार था। ठीक है, और पिक्चर अच्छा दिखाया है, इसी का याद रहता है। रथ मूसल एवं महाशिला कंटक नाम के नवीन अस्त्रों का प्रयोग अजातशत्रु के द्वारा वैशाली के अगेंस्ट में किया गया था। इसीलिए चेतक क्या है, हार गया। चेतक इस युद्ध में हार गया। जब चेतक हार गया तब वैशाली को मगध में मिला लिया गया। वैशाली को मगध में मिला लिया गया है अजातशत्रु के द्वारा। क्लियर, वैशाली भी जीत गया है, अब कौशल भी जीत गया। अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि अजातशत्रु ने राजगृह का दुर्गीकरण कराया है। राजगृह का दुर्गीकरण कराया है और वहां पर एक स्तूप का निर्माण भी कराया है। वहां पर एक स्तूप का भी निर्माण करवाया गया है अजातशत्रु के द्वारा। ठीक है, अगला अच्छा, राजधानी क्या अभी राजगृह, राजधानी अभी क्या है राजगृह है। और यहीं पर इन्होंने बौद्ध संगीति का जन्म किया। प्रथम बौद्ध संगीति किनके समय हुई है, अजातशत्रु के समय हुई थी। कहां पर, राजगृह में। राजगृह में ही अजातशत्रु के द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया था। ठीक है, याद हो रहा है कि नहीं आप लोगों को। ठीक है, राजगृह राजधानी है, तो वहां पर क्या है दुर्गीकरण कराया है, वहां पर एक स्तूप भी बनवा दिया और वहीं पर क्या इसने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। ठीक है, अब फिर से रिवाइंड करते हैं 1 मिनट। ठीक है, अजातशत्रु शासक कैसे बना था, उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और बिंबिसार की हत्या के पश्चात उसने शासन की गद्दी पर कब्जा किया था। अब ये सब बात कौन देख रहा है, अजातशत्रु का जो बेटा है उदयन है, उस समय छोटा है उसने, और ये सब जो वाक्य है अच्छे से देखा है। ठीक है, कि पिता ने दादा की हत्या की थी और इस तरीके से गद्दी पर कब्जा किया था। जो बच्चे जो देखते हैं ना वही सीखते हैं। और सेम किसने की है, अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने। ठीक है, उसने भी अपने पिता की हत्या कर दी है। उसने भी अपने पिता की हत्या कर दी है। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी है और अब वह भी गद्दी पर कब्जा करेगा। इसी का क्या बोलते हैं, पितृहंता वंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पितृहंता। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी। मतलब दो व्यक्तियों ने, ठीक है, अपने अपने पिता की हत्या करके शासन की गद्दी पर कब्जा किया है। इसी का इसमें क्या बोले हैं, पितृहंता वंश बोले हैं। हर एक वंश को कौन सा वंश बोलते हैं, पितृहंता वंश भी कहते हैं। अच्छा, इन्हें अजातशत्रु कहीं पर क्या बोले हैं, कुनिक भी बोले हैं। कई जगह पर अजातशत्रु को कुनिक भी कहा गया है। ये पॉइंट भी आप लोग ऐड करना। ठीक है, कई जगहों पर अजातशत्रु को कुनिक भी कहा गया है। ठीक है, अब शासन की गद्दी किसके हाथ में है, अजातशत्रु के पुत्र उदयन के हाथ में सत्ता आ गई है। देखते हैं उनके बारे में। ठीक है, इनके बारे में एक फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, शासक कौन बन गए हैं, उदयन अब क्या बन गए हैं, शासक बन गए हैं। राजधानी क्या अभी, राजगृह थी। ठीक है, जब उदयन शासक बने हैं तब इन्होंने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर, कौन कौन सी नदी है, गंगा एवं सोन नदी के संगम पर एक नगर बसाया। कौन सा नगर, पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, कौन सा नगर है, पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया है। वहां पर एक किला बनवाया है। किसने, उदयन ने। गंगा एवं सोन नदी के संगम पर इन्होंने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। वहां पर एक किला बनवाया। किसने बनवाया है, इस उदयन ने बनवाया है। और जब किला बन जाएगा तब इन्होंने अब मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की है। बाद में ही पाटलिपुत्र क्या बनेगा, पटना बनेगा। हम पढ़ चुके इस बारे में। ठीक है, उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की है और बाद में अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की है। लेकिन ठीक है, अभी तक पाटलिपुत्र स्थायी रूप से मगध की राजधानी नहीं बना है। उदयन ने हालांकि चेंज किया कैपिटल, लेकिन अभी तक पाटलिपुत्र स्थायी राजधानी नहीं बना है। ठीक है, कब बनेगा ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, यही फैक्ट याद रखना है उदयन के बारे में कि इन्होंने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। एक फैक्ट और क्या है कि इन्होंने अपने पिता
अजात शत्रु की हत्या की थी। ये 2 पॉइंट ही पढ़ना है उदयन के बारे में। इसके बाद के जो भी शासक हैं वो कैसे हैं, अयोग्य हैं। कैसे हैं, अयोग्य हैं, और वो इतने बड़े राज्य का शासन अच्छे से संभाल नहीं पाएंगे। और अब हर्यक वंश का पतन प्रारंभ हो गया है। हर्यक वंश का पतन प्रारंभ हो गया है। उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक नाम के राजा हुए। इस वंश में अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक नाम के राजा हुए। ठीक है, नागदशक को पुराणों में क्या बोला गया है, दर्शक भी कहा गया है। इस नागदशक को पुराणों में दर्शक भी कहा गया है। और इस नागदशक के एक अमात्य है, मंत्री है, नाम क्या है उनका, शिशुनाग। नाम क्या है, शिशुनाग। ये कौन है, नागदशक के अमात्य है, मंत्री है। इन्होंने नागदशक की हत्या की है और हत्या करके एक नए वंश, कौन सा वंश, शिशुनाग वंश की स्थापना की है। क्या बोल रहा हूं मैं, उदयन के बाद के शासक हैं वो अयोग्य हैं और अब हर्यक वंश का पतन प्रारंभ हो गया। जब पतन प्रारंभ हो गया है, ठीक है, तब मौके का फायदा उठाकर नागदशक के अमात्य शिशुनाग ने इनकी हत्या कर दी है और एक नए राजवंश शिशुनाग वंश की स्थापना की है। क्लियर है, खत्म होता है आपका कौन सा, हर्यक वंश अब आपका समाप्त होता है। क्लियर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन अगला वंश, शिशुनाग वंश। कौन सा वंश अगला, शिशुनाग वंश। हमने देखा है क्या, हर्यक वंश के अंतिम राजा कौन थे, नागदशक थे, जिन्हें पुराणों में क्या बोला गया है, दर्शक भी कहा गया है। उनकी हत्या उनके ही अमात्य शिशुनाग ने कर दी है और एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की है। कौन सा वंश है, शिशुनाग वंश। टाइम पीरियड क्या है, 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व। कब से कब तक, 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश का शासन काल रहा है। संस्थापक कौन है, स्वयं शिशुनाग क्या है, इसके संस्थापक हैं। देखते हैं अब शिशुनाग के बारे में। ठीक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है शिशुनाग वंश। केवल और केवल प्री के दृष्टिकोण से ही क्वेश्चन आ सकते हैं। मेंस में लगभग इम्पॉसिबल है या फिर बोलना नहीं आया क्वेश्चन, यहां से नहीं आएगा क्वेश्चन मेंस में। ठीक है, केवल और केवल प्री के दृष्टिकोण से ही क्वेश्चन बन सकते हैं शिशुनाग वंश से। देखते हैं उनके बारे में कौन कौन से फैक्ट जानने का प्रयास करते हैं। संस्थापक कौन थे, शिशुनाग थे। अब मैं कुछ देर पहले बताया हूं क्या, कि जब उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की है और उसको राजधानी बनाया है, तब जो पाटलिपुत्र है वह मगध की स्थायी राजधानी नहीं बना है। ठीक है, ये फैक्ट मैं क्यों ऐड किया हूं, क्योंकि जब शिशुनाग क्या बना है, शासक बना है, तब उसने अपनी राजधानी क्या बनाई है, वैशाली बनाई है। क्या बनाई है, वैशाली। वैशाली कहां से पिक्चर में आ गया, अजातशत्रु ने वैशाली के जो लिच्छवी कुल है उसके राजा चेतक को हराया था, पढ़े ना। चेतक को हराने के पश्चात इन्होंने वैशाली को अपने राज्य में मिला लिया था, अपने राज्य में मिला लिया गया था। और इसी वैशाली को शिशुनाग के द्वारा क्या बनाया गया है, राजधानी बनाया गया है। मतलब क्या है, राजधानी पाटलिपुत्र से कहां चला गया है, अब वैशाली चला गया। पाटलिपुत्र की जगह क्या बन गया है, वैशाली अभी राजधानी बन गया है। ठीक है, इसके अलावा शिशुनाग ने अवंती पर भी आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया है, अवंती पर आक्रमण किया है। और अवंती पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अवंती को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया है। ठीक है, शिशुनाग ने अवंती को भी अब मगध साम्राज्य में मिला लिया है। वैशाली और अवंती अब दोनों क्या हो गए हैं, मगध के अंतर्गत समाहित हो गए हैं, क्योंकि मगध के शासकों ने इन राज्यों पर आक्रमण करके उन्हें अपने अधीन कर लिया, अपने में समाहित कर लिया। ठीक है, अब शिशुनाग के बाद कौन बने हैं, कालाशोक नाम के व्यक्ति। कालाशोक क्या बने हैं, अगले शासक बने हैं शिशुनाग के, जो कि महत्वपूर्ण है। शिशुनाग वंश के अगले व्यक्ति कौन है, कालाशोक है। इन्हीं का नाम क्या है, एक और नाम क्या है, काकवर्ण। क्या बोला गया इन्हें, काकवर्ण भी कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्री के दृष्टिकोण से। टाइम पीरियड क्या है, 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक। 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक कालाशोक या फिर काकवर्ण का शासन काल रहा है। ठीक है, जैसे ही शासक बने इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की है। इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की है और
अब क्या है, जो पाटलिपुत्र है वह मगध की स्थायी राजधानी बन चुका है। ठीक है, ये कालाशोक ने ही अपनी राजधानी क्या बनाई है, वैशाली से पाटलिपुत्र बनाई है, और अब पाटलिपुत्र क्या बनेगा, मगध साम्राज्य की स्थायी राजधानी बनेगा। क्लियर है? ये जो फैक्ट है वो आपको याद रखना है, यहीं से प्री में क्वेश्चन फंसता है। ठीक है, कालाशोक के समय ही क्या बना है, पाटलिपुत्र मगध की स्थायी राजधानी बना है। इनके बारे में एक फैक्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कि इनके समय में, कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया है। 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है, ये इतना ही पढ़ना है कालाशोक के बारे में। ठीक है, अब कौन आते हैं, नंदीवर्धन। कौन आ गए हैं, नंदीवर्धन जी आते हैं, जो कि शिशुनाग वंश के अंतिम राजा हैं। कौन है, नंदीवर्धन जी, जो कि शिशुनाग वंश के अंतिम राजा हैं। और महापद्मानंद नाम के व्यक्ति ने, महापद्मानंद नाम के व्यक्ति ने नंदीवर्धन की हत्या कर दी है, और एक नए राजवंश, कौन से वंश, नंद वंश की स्थापना की। उन्होंने नंद वंश की स्थापना की है। अंतिम राजा कौन है, नंदीवर्धन। इनकी हत्या कैसे किया है, महापद्मानंद ने नंदीवर्धन की हत्या करके शिशुनाग वंश समाप्त किया है, और एक नए वंश नंद वंश की स्थापना कर दी। क्लियर है? ये खत्म होता है आपका क्या, शिशुनाग वंश अब आपका समाप्त होता है। अगली क्लास में अपन नंद वंश एवं मौर्य वंश के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।